हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव का नया लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध। इससे पीछे वाले लेक्चर में अपन बात कर चुके हैं, अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, और कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अपन ने विद्युत विभव का मान निकाला था। अगर किसी ने वो पीछे वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पीछे वाला लेक्चर देख के यहाँ पे आए, आपको अच्छा समझ में आएगा। आज के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य रिलेशंस क्या है, यानी कि क्या संबंध है इनके मध्य। ओह सर, रिलेशंस क्या हो सकता है, चलो निकालते हैं हम। अपने को अभी तक इतना पता है कि जो चार्ज होता है, मान लो कि कोई चार्ज है, ये चार्ज, इस चार्ज से मान लेता हूँ मैं कोई बिंदु P R दूरी पर स्थित है। R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। इससे अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए अपन निकालते थे E इजिकल टू K के अपॉन में R स्क्वायर। और विभव का मान निकालना हो तो पीछे वाले लेक्चर में अपन निकाल चुके हैं, कितना था, K के अपॉन में R। और अपने को ये पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि कहना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी डायरेक्शन होती है, अपन डायरेक्शन दर्शाते हैं इसकी। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अगर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की बात करूँ तो इनके मध्य सिर्फ और सिर्फ R का डिफरेंस है, यानी कि डिपेंड किसके ऊपर करेगा, R दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैं ये कहूँ, जैसे कोई चार्ज है और अपन अनंत की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि अनंत की ओर ऐसे चल रहे हैं। ये मान लो कि 1 मीटर आ गया, ये 2, ये 3 मीटर, ये ऐसे अनंत की ओर चल रहे हैं। ये बिंदु A हो गया, बिंदु B हो गया, बिंदु C हो गया। अगर मैं बिंदु A पर विद्युत विभव की बात करूं, बिंदु A पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, K के अपॉन में 1। बिंदु B पर बात करूं, B पर कितना हो जाएगा, K के अपॉन में 2। और C पर कितना हो जाएगा, K के अपॉन में 3। यानी कि जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में चलते हैं, क्योंकि ये चार्ज है और चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और ये अनंत की ओर बढ़ रही है ऐसे। तो जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, चार्ज के कारण अपन VA यानी कि बिंदु A, B और C पर विद्युत विभव का मान निकालते हैं। तो विद्युत विभव का मान अपन देखते हैं कि ये लगातार क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर मीन्स अनंत की ओर बढ़ते हैं, तो विद्युत विभव का मान क्या होता जाता है, लगातार घटता जाता है। नोट दिस पॉइंट। यानी कि जो विद्युत विभव है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। अब मैं ये कहूँ, अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध। अगर नॉर्मल डेफिनेशन की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, तो अपने को पता है कि कोई पॉइंट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स का निर्माण करता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव की बात करूँ तो उस चार्ज के पास में जितनी एनर्जी होगी, जितना पोटेंशियल होगा, उससे उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, यानी कि उतनी ही ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का निर्माण होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इनके मध्य रिलेशन की बात करूँ तो मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट चार्ज है, और अपन क्या कर सकते हैं, इनके मध्य रिलेशन दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो, यानी कि परिवर्तित होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। जैसे मान लेता हूँ मैं ये कहूँ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले केस की बात करता हूँ, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E कांस्टेंट। केस फर्स्ट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लेता हूँ कोई पॉइंट चार्ज है क्या हो, और वो इस डायरेक्शन के अंदर है, जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मान लो कि
किसी बिंदु ए पर स्थित है और इससे r दूरी पर मान लो कि कोई बिंदु P स्थित है, जिससे पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान निकालना है। सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। अगर मान लो कि किसी बिंदु P पर अपने को विद्युत विभव की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ता है, इस चार्ज को इस बिंदु तक लेके जाने में किया गया एक्सटर्नल कार्य। अब एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर से कोई कार्य, यानी कि मैं खुद क्या करूँगा, इस चार्ज को यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे लेके जाऊँगा। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, जब इस चार्ज को इस बिंदु P तक लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, इस पथ को यानी कि इस r दूरी को छोटे छोटे अल्पांशों में काटेंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि जब इस चार्ज को बिंदु P तक लेके जाएंगे ना तो चार्ज को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ पहुँच गया। यानी कि अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नल कार्य करेंगे, एक्सटर्नल कार्य करेंगे और इस चार्ज का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। मीन्स अगर विद्युत विभव की बात करूं Vp पे तो क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल अपॉन में जो चार्ज अपन बिंदु P पर लेके जा रहे हैं उसका अनुपात कहलाता है विद्युत विभव। अब मैं ये कहूँ, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है और चार्ज भी कैसा है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, तो ये कांस्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पे क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स आरोपित करती है, यानी कि विद्युत बल आरोपित करती है। और उस विद्युत बल की डायरेक्शन भी कैसी होगी, जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये कैसे क्या हो जाएगा, F फिजिकल टू QE। ये फोर्स भी कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक, FE इलेक्ट्रिक, यानी कि विद्युत बल लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या करेगी, इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स आरोपित करेगी। तो फोर्स आरोपित करने की वजह से क्या हो गया, ये जो चार्ज है अपन एक्सटर्नल कार्य नहीं करेंगे अभी। क्यों, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये चार्ज कहाँ भागने का प्रयत्न करेगा, P पर भागने का प्रयत्न करेगा। लेक्चर फर्स्ट के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, जब ये चार्ज P की ओर भागने का प्रयत्न करेगा तो क्या अपने को एक्सटर्नल कार्य करने की जरूरत है क्या, नहीं, अपने को एक्सटर्नल कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, जब चार्ज बिंदु P तक जाने का प्रयत्न करेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अपन पढ़ते हैं किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, या कि ये इसके द्वारा बढ़ी गई गतिज ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाएगी, कार्य में। यानी कि दोनों क्या है, सेम राशि है। चार्ज के अंदर इस गतिज ऊर्जा के अंदर डिफरेंस आया, गतिज ऊर्जा के अंदर डिफरेंस आएगा तो किस में डिफरेंस आएगा, कार्य में डिफरेंस आएगा। कार्य में डिफरेंस आएगा तो किसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा, विद्युत विभव में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो बल लग रहा है इसको अपन रोकने का प्रयत्न करेंगे, यानी कि अपन एक्सटर्नल कार्य तो करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल कार्य करेंगे कैसे, इस चार्ज को जो तेजी से विद्युत बल के कारण इस P की ओर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इस चार्ज को अपन इधर की ओर रोकने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि अपन एक्सटर्नल कार्य तो करेंगे और वो किस ओर करेंगे, इस ओर करेंगे। और ये एक्सटर्नल कार्य क्या हो जाएगा, F इजिकल टू QE के इक्वल ही होगा, और ये होगा क्या, F एक्सटर्नल। तो मैं कह सकता हूँ क्या, जो विद्युत बल लगा FE, F इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किसके होगा, इक्वल होगा, F एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। दोबारा समझने का प्रयत्न करूं, चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इसके ऊपर, विद्युत बल लगेगा। तो ये चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में चलने का प्रयत्न करेगा, तेजी से जाने का प्रयत्न करेगा। और होता क्या है विद्युत विभव में, चार्ज जाए लेकिन चार्ज को भी ना पता चले, इतने धीरे धीरे जाना चाहिए, इसलिए इसको स्मॉल अल्पांशों में काटा जाता है ताकि इसके पथ को धीरे धीरे कवर किया जा सके, ताकि इसकी गतिज ऊर्जा में कोई इफेक्ट ना पड़े। गतिज ऊर्जा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो कार्य में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे विद्युत विभव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अपन एक्सटर्नल कार्य तो करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल कार्य करेंगे इस इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत, इस चार्ज को रोकने के लिए। तो F इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल हो गया, F एक्सटर्नल के। और ये जो अपन कार्य करेंगे, जो बल लगाएंगे इधर की ओर, वो लगभग बराबर किसके होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ से F इलेक्ट्रिक कह सकता हूँ F एक्सटर्नल के। अगर मैं ये कहूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से अपन पढ़ते हैं कि W इजिकल टू कितना होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। W इजिकल टू F एक्सटर्नल, और कार्य कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, W एक्सटर्नल इजिकल टू F एक्सटर्नल इन डॉट DR। अब यहाँ से या तो मैं कह सकता हूँ, ध्यान से सुनना, या तो मैं कह सकता हूँ कि जो F इलेक्ट्रिक होता है यानी कि फोर्स होता है, अपन ने क्या किया,
बल तो लगाया, लेकिन बल कैसा लगाया, विपरीत दिशा में। जब बल विपरीत दिशा में लगाऊंगा तो या तो कह दो कि ये जो बल है ये माइनस का एफ ही आ जाएगा, यानी कि जो एफ एक्सटर्नल या एफ इलेक्ट्रिक है, अपन क्या निकालते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हुई, या तो कह दो एफ इज इक्वल टू माइनस का क्या हुई बल लगाया अपन ने, या तो कह दो ये एफ इज इक्वल टू माइनस का क्या हुई, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लगाया अपन ने। या अपने को इतना पता है कि एफ डॉट डी आर होता है, एफ डॉट डी आर डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, और ये इंटू क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर कोस थीटा, यानी कि जो थीटा होता है ना, ये एंगल होता है किसके मध्य, फोर्स और डी आर यानी कि विस्थापन के मध्य। अब देखो जो डी आर है यानी कि विस्थापन है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, क्यों, क्योंकि क्या है, पी इधर की ओर जा रहा है, डी आर है ना जो आर वेक्टर है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन अपन जो एक्सटर्नल फोर्स, ये ना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो किस इधर की ओर लगा रहे हैं, तो एंगल कितना आ गया इनके मध्य है, 180 डिग्री। तो एंगल जब 180 डिग्री आएगा ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जो डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू है कितना हो जाएगा, कोस 180, कोस अगर 180 है तो कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो यहाँ से -1, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस का एफ डॉट डी आर। तो मैं कहने का ये प्रयत्न कर रहा हूँ, या तो क्या करो, एफ को पहले ही माइनस का क्या ई रख दो, पहले ही माइनस का क्या ई रखोगे तो ये कोस थीटा लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, यानी कि इसको आपने क्या हुई सीधा ही रख दिया, इधर की ओर बल लगा रहे हैं या इस ओर लगा रहे हैं, तो क्या करोगे, इनके मध्य एंगल डिसाइड करोगे, और कितना आएगा 180, कोस 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ से जो डब्ल्यू एक्सटर्नल आया वो कितना आ गया, माइनस का एफ डॉट डी आर। एफ की वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, और है कौन सा ये एफ एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल बराबर किसकी है, इलेक्ट्रिक के, एफ इलेक्ट्रिक के बराबर, और एफ इलेक्ट्रिक है कितना, क्यू डॉट ई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस का क्यू ई डॉट डी आर। ये लो, और अपन पढ़ते क्या है, विद्युत विभव का मान निकालना है, विद्युत विभव का मान निकालना, और किसके ऊपर है, बिंदु P के ऊपर, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो भाई इसके अंदर, ये डब्ल्यू एक्सटर्नल का मान इस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ये लो वी पी इज इक्वल टू कितना आ गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस का क्यू ई डॉट डी आर अपॉन में क्यू से क्यू कैंसल, वी पी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो और बिंदु पी पर जो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है उसके ऊपर अपने को विद्युत विभव का मान निकालना, तो कितना आ जाएगा, वी पी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर आ जाएगा। अगर मान लो कि इसके परिमाण की बात करूं तो परिमाण कितना आ जाएगा, वी पी इज इक्वल टू क्या कर दो, इसका मॉडुलस कर दो, तो ये भी कितना आ जाएगा, ई डॉट डी आर आ जाएगा। यानी कि ये जो परिमाण निकल के आया ना, ये बिंदु P पर विभव नहीं है, ये क्या है, बिंदु A और B के मध्य का पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो मान लेता हूं कि कोई प्लेट A है और ये मान लो कि कोई प्लेट B है। प्लेट A के ऊपर मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट हो गया, और ये मान लो कि इस प्रकार है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, और ये जो मध्य की दूरी है प्लेट A और B के मध्य की दूरी मान लेते हैं कि 2 मीटर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार है A से B की ओर, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं कि 10 न्यूटन पर कूलाम है, यानी कि E की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 न्यूटन पर कूलाम है। और अपने को क्या करना है, प्लेट B के ऊपर पोटेंशियल विभव का मान निकालना है, यानी कि प्लेट पर अपने को प्लेट B पर विभव की वैल्यू याद करनी है। अपने को परिमाण पता है कि Vp इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी आर। क्या करो, रख लेते हैं V इज इक्वल टू कितना आ गया, ई डॉट डी आर आ गया। E की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 10 न्यूटन, डी आर की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर, 10 इंटू 2 कितना आ गया, इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ये जो 20 वोल्ट निकल के आया है ना, ये B प्लेट B के ऊपर विभव नहीं है, ये क्या है, प्लेट B और A के मध्य का पोटेंशियल डिफरेंस आया है। यानी कि इस B प्लेट पे इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि उन दोनों का अंतर कितना आ जाए,
20 वोल्ट आ जाए, तो क्या कह सकता हूँ, या तो इस प्लेट बी के ऊपर डिफरेंस कितना आएगा, 40 वोल्ट होगा, यानी कि पोटेंशियल या तो 40 वोल्ट होगा या कितना होगा, 0 वोल्ट, क्योंकि दोनों का ही जब डिफरेंस करता हूँ तो कितना आता है, 20 वोल्ट आता है। 40 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा, 20। 0 माइनस 20 करेंगे तो भी 20, क्योंकि अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ये परिमाण ले रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो 40 वोल्ट आ सकता है, एक 0 वोल्ट आ सकता है। शुरू में अपन ने बात की थी, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि जैसे जैसे क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के साथ में अनंत की ओर जाते हैं तो विभव का मान कम होता जाता है। अब अपन ए से बी की ओर चल रहे हैं, ए से जब बी की ओर चलेंगे तो नॉर्मल सी बात है 40 वोल्ट तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 20 से 40 नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि विभव का मान घटता है जब दूर जाते हैं। तो विभव का मान जब घटता है तो 40 तो नहीं हो सकता, कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो प्लेट बी है ना, जो उसके ऊपर विभव कितना आ गया, वी बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। या अपन बात करें, अपने को पता है कि जो डेल्टा वी होता है यानी कि विभव होता है वो कितना होता है, माइनस का ई डॉट डी आर। अपन ए और बी के मध्य निकालना है, डेल्टा वी क्या होता है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। यहाँ से वी बी का मान अपने को निकालना है, ए का मान दे रखा है 20 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस का ई कितना है 10 न्यूटन पर कुलाम, और डी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 मीटर। तो ये लो कितना आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू माइनस का 20 बराबर माइनस का 20। यहाँ से वी बी का मान निकालना है, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 20 प्लस का 20 कितना होता है 0 के। यही तो अपन बात कर रहे हैं कि जो प्लेट बी है उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, या पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर केस सेकंड की बात करूं, यानी कि अब की बार जो बिंदु P है ना वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, तब क्या होगा, विद्युत विभव का मान यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, केस सेकंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और अपने को क्या निकालना है, बिंदु P पर विद्युत विभव का मान निकालना है। जैसे मान लेता हूँ मैं, ये कहूँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस प्रकार है, यानी कि कैसे भी हो सकता है, अपन कोई डिसाइड नहीं है, यूनिफॉर्म तरीके से है ये हो जाएगा ई वेक्टर। और कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि ये बिंदु ए स्थिति पर रखा गया है, बिंदु ए स्थिति के ऊपर रखा गया है, और जो बिंदु पी है ये भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, और इन दोनों के मध्य की दूरी मान लेते हैं कि आर वेक्टर है। और अपने को क्या करना है, बिंदु पी पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभव का मान निकालना है। सबसे पहले तो अपन अगर मान लो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके लिए विद्युत विभव निकालते हैं। तो क्या आया था कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, V इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। क्या हो, जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो और विस्थापन अगर डी आर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना आएगा, डेल्टा V आ जाएगा। अलप विस्थापन है तो विभव भी कितना आएगा, अलप आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्तित हो रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्तित हो रही है तो अपन नहीं निकाल सकते इसके लिए विद्युत विभव। तो क्या करते हैं अपन, इस चार्ज को इस बिंदु P तक लेके आना है, तभी निकलेगा विद्युत विभव। इस चार्ज को जब इस बिंदु P तक लेके आएंगे तो जो दूरी है उसको क्या करेंगे, अलप विस्थापन में बांट देंगे। जब उस दूरी को अलप विस्थापन यानी कि टोटल दूरी कितनी है r, जब इसको डेल्टा r में परिवर्तित करेंगे, यानी कि जब इसको डेल्टा r में परिवर्तित करेंगे बहुत ही स्मॉल दूरी के अंदर, तो इस डेल्टा r विस्थापन के लिए क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्तित होगी, क्या नहीं। इस अलप विस्थापन के लिए अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो कैसी होगी, अब वो नियत होगी यानी कि कांस्टेंट होगी। क्या करते हैं, इस चार्ज से जो दूरी है ना P की वो कितनी है, R है, और इस दूरी के मध्य जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो परिवर्तित हो रही है। यानी कि इस बिंदु पे मान लो कि इसके मान लो कि चार्ज क्या हो, और P, A और P के मध्य अनंत बिंदु ऐसे हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परिवर्तित है। एक पे मान लो 10 न्यूटन कूलम है, दूसरे पे मान लो कि 20 न्यूटन कूलम है। यानी कि चार्ज बिंदु A और P के मध्य जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, परिवर्तित हो रही है। अब क्या करते हैं अपन,
ऐसे तो निकाल नहीं सकते इसके ऊपर विभव, तो क्या करते हैं, इस दूरी को बहुत ही स्मॉल अल्पांश में काट लेते हैं। जब इसको अल्पांश में काटते हैं तो क्या होगा, जो अल्पांश है डी आर, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना वो कितनी होगी, नियत होगी। तो यहाँ से अल्पांश डी आर के लिए, यानी कि इस डी आर अल्पांश के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नियत होगी, और इस अल्पांश डी आर के लिए जो विद्युत विभव निकालूं वो कितना होगा, अभी अभी जो किया, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। ये क्या होगा, नियत इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और अल्पांश डी आर के लिए क्या है, विद्युत विभव का मान है। अपन क्या करते हैं, इस चार्ज यानी कि बिंदु ए और पी के मध्य अनंत विस्थापन कर लेते हैं, यानी कि ऐसे बहुत छोटे छोटे अनंत अल्पांश काट लेते हैं, अनंत अल्पांश डी आर काट लेते हैं, और अनंत अल्पांश के लिए जो विभव कितना है, एक अल्पांश के लिए माइनस का ई डॉट डी आर। अगर अनंत अल्पांश काटूं, ये मान लो कि ए है और ये मान लो जैसे बिंदु पी है, मान लो कि ये पी है ना, ये बी स्थिति के ऊपर है, बी स्थिति के ऊपर है, तो यहाँ से ए और बी के मध्य मान लो कि अनंत क्या है, अल्पांश है, और अनंत के लिए अनंत अल्पांशों के लिए जो विभव का मान आएगा वो क्या होगा, सभी अल्पांशों के योग के बराबर होगा। अरे एक अल्पांश के लिए विभव कितना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। एक अल्पांश के लिए मैं ये कहूँ कि इस ए और बी के मध्य अनंत अल्पांश काटे गए हैं, अनंत अल्पांशों के लिए क्या होगा, विभव जुड़ जाएगा। एक अल्पांश के लिए डेल्टा वी, तो अनंत के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा वी का क्या कर दो, समाकलन कर दो। डेल्टा वी इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, क्योंकि ये क्या है, इस इनकी स्थिति है, यानी कि चार्ज कहाँ है, ए पे स्थित है, और बिंदु पी कहाँ स्थित है, मान लो कि बी स्थिति पे है। तो ए से लेके बी तक क्या करेंगे, इसका माइनस का ई डॉट डी आर, समाकलन कर देंगे। डेल्टा वी का समाकलन वी इज इक्वल टू ए से बी तक माइनस ई डॉट डी आर। ये क्या आ जाएगा, अगर मान लो यूनिफॉर्म यानी कि परिवर्तित होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या आ जाएगा, इसके लिए विद्युत विभव का मान आ जाएगा। स्टूडेंट ये तो हो गया कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यानी कि अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है और अपने को डी आर यानी कि विस्थापन की वैल्यू दे रखी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा वी का मान यानी कि विद्युत विभव का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्या विद्युत विभव और डी आर दोनों की वैल्यू दे दी जाए, यानी कि अपने को अगर ई और डी आर की वैल्यू दे रखी है तो अपन विभव का मान निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है अपने पास ई डॉट डी आर। लेकिन अगर डेल्टा वी और डी आर की वैल्यू दे दी जाए तो क्या अपन निकाल सकते हैं ई की वैल्यू, सोच रहे होंगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का ई डॉट डी आर होते हैं। हाँ सर हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, हमें मैथ आती है तो हमें फिजिक्स भी आती है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस का ई, ये माइनस इधर ले जाएंगे सर, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आर इज इक्वल टू ई। ये लो सर आ गया फॉर्मूला, निकाल सकते हैं अपन। नहीं स्टूडेंट ऐसे अपन नहीं कर सकते, इसको क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे ई डॉट डी आर ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर की क्वांटिटी क्या कहती है, जब यहाँ पे डॉट दे रखा हो ना तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर कोस थीटा हो जाएगा, जहाँ पे थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर के मध्य बनने वाला एंगल है। तो अपन इसको इस प्रकार नहीं कर सकते, यानी कि अगर डेल्टा वी और डी आर की वैल्यू दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो सकते हैं, लेकिन तरीका ये नहीं होगा। तरीका कैसा होगा, जैसे मान लो मैं ये कहूँ, अब ये वेक्टर की क्वांटिटी है, वेक्टर की क्वांटिटी है तो अपन इसको किस में विभाजित करेंगे, 3D के अंदर विभाजित करेंगे। जैसे मान लेता हूँ कि ये इस प्रकार है, ये हो गया एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसे, ये भी 3D के अंदर ही है, ये 3D के अंदर है। और एक्स एक्स के ऊपर जो इसकी डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, आई कैप, वाई एक्स पे जे कैप, और जेड एक्स पे कितनी होती है, के कैप होती है। और जो बिंदु P है ना, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो मान लेता हूँ कि जो बिंदु P है ना ये इस प्रकार है, ये ऐसे रखा गया है 3D के अंदर, यानी कि तीनों अक्षों को ही क्या करता है, विभाजित करता है। तो मैं कहूँ कि ये मान लेता हूँ कि जो बिंदु P है ना ये ऐसे है, बिंदु P यहाँ पे है, और इसकी जो स्थिति है ना वो तीनों अक्षांशों को कवर करती है, यानी कि x, y और z, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y और यहाँ से यहाँ तक की दूरी z।
यानी कि जो P की स्थिति है वो कितनी हो गई, x, y, z हो गई। अगर मैं लिखना चाहूँ तो E है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको 3 अक्षों के अंदर विभाजित करूँगा, तो मान लेता हूँ कि ये EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, इसमें विभाजित कर लेता हूँ। और जो R वेक्टर है ना, x, y और z मीटर के अंदर है, क्योंकि ये स्थिति दे रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x अक्ष से, x हो गया, ये कितनी हो गई, y हो गई, ये z कितनी हो गई। तो r वेक्टर है ना जो r, क्योंकि r का मान x, y और z दे रखा है, तो r को क्या लिख सकता हूँ, x i कैप प्लस y j के प्लस z k कैप। और ये i कैप, j कैप और k कैप है ना, ये x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के ऊपर क्या दर्शा रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। तो यहाँ से अपने को क्या चाहिए, dr चाहिए, क्योंकि E डॉट dr, तो क्या हो जाएगा, dr इज इक्वल टू, क्या कर दो इसका अवकलन, dx i कैप प्लस में dy j कैप प्लस में dz k कैप। अपने को चाहिए विद्युत विभव, तो विद्युत विभव क्या होता है, v इज इक्वल टू E डॉट dr, यानी कि डेल्टा v इज इक्वल टू E डॉट dr हो जाएगा। और किसका होगा, ये माइनस का होगा, तो यहाँ से डेल्टा v इज इक्वल टू कितना आ गया, E और dr का मान इसके अंदर पुट कर देते हैं। E की वैल्यू क्या दे रखी है, EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ये लो, और ये लो डॉट dr dx I कैप प्लस dy J कैप प्लस dz K कैप। अब ये क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया। और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो अपने को ये पता है कि I डॉट I 1 होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, अगर I डॉट I है वो किसके इक्वल है, 1 के, J डॉट J 1 के, और K डॉट K 1 के, और I डॉट J 0, J डॉट K 0, यानी कि अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग डायरेक्शन की वैल्यू है, तो किसके इक्वल आती है, 0 के आती है। अगर मान लो कि ये I क्रॉस I हो, I क्रॉस I है तो ये किसके बराबर होती है, 0 के। अगर I क्रॉस J है तो ये किसके इक्वल आएगा, K के इक्वल आएगा। ये अपन मैथ के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या करोगे, I को I से मल्टीप्लाई करो, J से, J को K से, बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो डेल्टा V का मान कितना आ गया, EX dx, क्योंकि I डॉट I क्या होता है, 1 होता है, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस EY dy प्लस EZ dz, ये लो। और बाहर क्या पड़ा, ये माइनस का है, I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, J को J से, K को K से, बाकी वैल्यू 0, बाकी मतलब I को जब आप J से करोगे तो 0 होगा, तो EX और dy तो ऑटोमेटिकली 0 हो गए। EX और dz को करोगे तो K I डॉट K कितना होता है, 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाकी वैल्यू 0। तो यहाँ से I को I से करेंगे तभी EX dx आएगा, EY को dy से करोगे तभी EY dy, EZ को dz से करोगे तो EZ dz आ जाएगा। यानी कि जो वैल्यू निकल के आई है डेल्टा V की, वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का EX dx प्लस EY dy प्लस में EZ dz। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू, E का मान चाहिए। तो E का मान चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, EX EY और EZ का मान निकालना पड़ेगा, और EX EY और EZ का मान निकाल के इस फॉर्मूले में रख देंगे, तब अपने पास क्या आ जाएगा, E का मान आ जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। अब आंशिक अवकलन क्या होते हैं, दिक्कत की बात है, सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, नाम ही पहली बार सुना है, वो भी आपके मुँह से। तो क्या हो जाएगा आंशिक अवकलन, जैसे मान लेता हूँ मैं ये कहूँ मेरे पास में कोई फंक्शन है, कोई t फंक्शन है, t इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये कोई फंक्शन है और 3D के अंदर है, यानी कि तीनों अक्षों के अंदर है, x y और z के अंदर। अपने को करना है आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन क्या होता है, कोई भी एक राशि को पकड़ो और बाकी दो को क्या कर दो, नियत कर दो। एक राशि को पकड़ो और उसका अवकलन कर दो और बाकी दोनों अचर मान लो। अचर मान के बाकी राशियों का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि अचर राशि का अवकलन कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, मैं ये कहूँ कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो dt का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो सबसे पहले dt t का अवकलन करेंगे, d
t, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो इसको पकड़ लो, क्योंकि इसका अवकलन करना है अपने को, बाकी y और z क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। तो x का अवकलन होता क्या है x के सापेक्ष 1, तो ये लो 1 प्लस में y अचर राशि है, z अचर राशि है नहीं, अपन ने मानी है इसको। तो अचर राशि का अवकलन 0 + 0, तो इसका कितना आ गया 1 आ गया। अगर मान लो इसी समीकरण का मैं y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूँ, y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष करूँगा, y के सापेक्ष कितना हो जाएगा dt अपॉन में dy। अब की बार जिसके सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन करते हैं सिर्फ उसी राशि का क्या होगा अवकलन, बाकी राशि का क्या नहीं होगा, अवकलन नहीं होगा, उनको अचर माना जाएगा। अचर मान के उनका अवकलन करेंगे और अचर राशि का अवकलन होता है 0। तो यहाँ से dt अपन में dy, x क्या है अब x अचर है क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x अचर है तो अचर राशि का अवकलन 0, y अचर नहीं है, y को अपन ने फलन माना है, और फलन मानने के कारण y का अपन अवकलन करेंगे तो y का अवकलन कितना होता है 1 होता है। z को अचर मान लिया तो इसका अवकलन 0। इसी के साथ अपन z के सापेक्ष करते हैं, तो z के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन में dz। z के सापेक्ष कर रहे हैं, x अचर है y अचर है, तो इनका अवकलन 0 + 0, z का अवकलन कितना हो गया 1 हो गया। तो ये होते हैं आंशिक अवकलन। जिस राशि का अवकलन करना होता है यानी कि आंशिक अवकलन करना होता है, उसको पकड़ो बाकी दो राशि अचर, और उनको अचर मान के उनका क्या करना है अवकलन करना है। अचर राशि का अवकलन कितना होता है 0 होता है। अपने को चाहिए ex, ey, ez की वैल्यू, तो क्या करेंगे आंशिक अवकलन करेंगे। डेल्टा v इस समीकरण का आंशिक अवकलन कर देते हैं। आंशिक अवकलन करते हैं तो ये लो समीकरण दे रखे सबसे पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे। y और z को जब कांस्टेंट मानेंगे तो डेल्टा v है, ये लो डेल्टा v इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है अपने को, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो ये लो dv अपॉन में dx, dv अपॉन में dx, और dx बटे में dx कितना होता है 1, या x का अवकलन 1। तो यहाँ से ex डॉट dx यानी कि वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ माइनस का ex आएगा, और dx किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ, जैसे देखो dv इक्वल माइनस का ex dx, और मैंने आपको ये बोला था y क्या है कांस्टेंट है, यानी कि आप जब y को क्या करते हो, ये लो y क्या है कांस्टेंट है। y जब कांस्टेंट है तो y जब कांस्टेंट हो जाएगा तो dy का मान कितना आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट राशि का अवकलन कितना होता है 0। इसी प्रकार z क्या है कांस्टेंट है, जब z कांस्टेंट है तो dz का मान कितना आ गया 0। तो यहाँ से dy की वैल्यू जब 0 होगी तो टोटल वैल्यू 0, dz की वैल्यू जब 0 होगी तो टोटल वैल्यू 0, बचेगा क्या ex dx बचेगा, ex dx बचेगा। अब अपने को पता है कि x है ना ये कोई फलन है, x जब फलन होगा तो dx का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। करते हैं ये, अरे x की स्क्वायर है, इसका अवकलन कितना होता है 2x, यही होता है। अवकलन करते हैं, मान लो कि मैं ये कहूँ कि x की पावर n है, x की पावर n है और इसका क्या करना है अवकलन करना है, तो क्या करोगे n आगे आ जाएगा, यानी कि n x की पावर n माइनस 1, या मैं कहूँ x की पावर 2 है, इसका अवकलन करना है तो 2x 2 माइनस 1, यहाँ से 2 माइनस 1 कितना हो गया 2x, ऐसे ही तो होता है। या x का अवकलन करना है तो x का जब अवकलन करूँगा तो x का अवकलन करूँगा क्या हो जाएगा, 1 है इसके ऊपर 1 आगे आ जाएगा, x 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, यानी कि 1 x की पावर 0, x की पावर 0 यानी कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से जो dx का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो dx की वैल्यू 0 आ गई, तो कह सकता हूँ डेल्टा v अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आ गया, dx की वैल्यू 1, ex रह गया यानी कि माइनस का ex। सेम का सेम, ये तो था x के सापेक्ष, अगर y के सापेक्ष करूँ
तो y के सापेक्ष करूंगा तो dx कितना हो गया 0, क्योंकि बाकी तो राशि क्या हो गई, अचर हो गई। तो dx तो 0 और dz भी 0, क्योंकि x को अचर माना है। x को जब अचर मानूंगा तो dx 0, z को अचर माना तो dz 0, लेकिन y को जब अचर नहीं माना, यानी कि y क्या है, फलन, तो y अगर फलन है तो dy का मान 1, तो dy का मान तो कितना आ गया 1। तो यहाँ से कह सकता हूँ क्या dy अपॉन में, नहीं dv अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का ey। इसी प्रकार डेल v अपॉन में डेल z इक्वल टू कितना हो गया माइनस का ez। क्या किया, आंशिक अवकलन किया। क्या होता है आंशिक अवकलन, एक राशि को पकड़ो, बाकी अचर मान के उनका अवकलन कर दो, अचर राशि का अवकलन 0। तो यहाँ से इसको ex को पकड़ा, डेल वाई और डेल z अचर शून्य हो जाएंगे, डेल वाई को पकड़ा dx और dz शून्य, डेल z को पकड़ा dy और dx क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो dv अपन में dx, dv अपन में dy और dv अपन में dz की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस का ex, माइनस का ey, माइनस का ez। अब अपने को क्या चाहिए, e चाहिए, ये रहा e, ex, ey और ez का मान रख देते हैं। तीनों के मान ये रहे, इसको मान लो समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 से मान रखने पर क्या हो जाएंगे, e इक्वल टू, ये माइनस का है भाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का डेल v अपॉन में डेल x, माइनस का डेल v अपॉन में डेल x, आई कैप, ये रहा आई कैप, प्लस का लेकिन माइनस का निशान है तो कितना हो जाएगा डेल v अपॉन में डेल y, जे कैप, माइनस का डेल v अपॉन में डेल z, ये क्या हो जाएगा ए कैप। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है और डी की वैल्यू दे रखी है तो अपन विद्युत क्षेत्र इस प्रकार निकालेंगे, न कि सीधा ही ई डॉट डी आर को इधर लेके आए, यानी कि डी वी अपॉन में डी आर इक्वल टू ई, ऐसे अपन नहीं निकाल सकते। ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स, आई कैप, डी वी अपॉन में डी वाई, जे कैप, डी वी अपॉन में डी जेड, के कैप, ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अगर मान लो अपने को परिमाण निकालना है, जैसे मान लो कि परिमाण कैसे निकाला जाता है, मान लो कि कोई आर वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। अपने को ऐसे पूछ ले जाए कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालो, तो क्या होता है, परिमाण निकाला जाता है, इसका क्या कर दो मॉडुलस, क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये अपन पढ़ते हैं बहुत बार, ये अपन आर मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस प्रकार अपन क्या निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा, डी वी अपन में डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये अपन एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे मान लो मैं ये कहूँ अपने पास में कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, यानी कि वी एक्स वाई जेड तीन अक्षों के अंदर, यानी कि 3D में स्थित है, और वो ये विभव की वैल्यू दे दी, मान लो कि x की स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z, ये दे दिया अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो r है ना, जो बिंदु P है, उस बिंदु P की स्थिति दे दी, मान लो कि जैसे P की स्थिति दे दी अपने को 1,1,1, यानी कि x, y और z की वैल्यू दे दी, और किस में है ये मीटर में, ये P की स्थिति है मीटर के अंदर। और अपने को ये पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना। तो कुछ भी नहीं करना, अपने को फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल V अपॉन में डेल x, आई कैप प्लस में डेल में माइनस डेल V अपॉन में डेल y, जे कैप प्लस नहीं माइनस डेल V अपॉन में डेल z, के कैप। यही होता है। क्या करेंगे, डेल V अपॉन में डेल x निकालेंगे, डेल V अपॉन में डेल y, डेल V अपॉन में डेल z, यानी कि आंशिक अवकलन करेंगे। किसका आंशिक अवकलन करेंगे, पहले तो मेन समीकरण का किया था, अब इसका कर देंगे, यानी कि अपने को v इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस में 3z दे रखा है, 3z दे रखा है। आंशिक अवकलन करते हैं। सबसे पहले x के सापेक्ष, जब x के सापेक्ष करेंगे ना तो y और z अचर मान के शून्य कर देंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन में
डी एक्स या डेल वी अपॉन में, ऐसे को डेल वी अपॉन में डेल एक्स करते हैं, इज इक्वल टू एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं आंशिक का अवकलन, तो एक्स की स्क्वायर, एक्स तो फलन है, तो एक्स फलन का जब अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, यानी कि x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस y, दो क्या है अचर राशि है, दो अचर राशि है, y को अपन ने अचर मान लिया क्योंकि अवकलन कौन सा है आंशिक है, y को अचर माना तो टोटल राशि क्या हो गई अचर हो गई, दो भी अचर, y को अपन ने अचर माना टोटल अचर, अचर का अवकलन 0, सेम का सेम 3 अचर है, z को अपन ने अचर माना है तो इसका भी अवकलन 0, तो डेल v अपॉन में डेल x का मान कितना आ गया 2x, ये लो, डेल v अपॉन में डेल y यानी कि y के सापेक्ष, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करूंगा तो ये रहा y को मानना है फलन, बाकी सब अचर, x अचर z भी अचर, तो यहाँ से डेल v अपॉन में डेल y इक्वल टू x क्या है अचर राशि, तो टोटल अचर है तो 0, प्लस y को अपन ने क्या माना फलन, तो दो अचर है y भी फलन है, तो y का अवकलन 1 और 2 का 2 तो कितना हो गया 2, प्लस में 3 क्या है अचर, z को अपन ने अचर मान लिया तो क्या हो जाएगा टोटल अचर, अचर का 0, तो डेल v अपॉन में डेल y कितना आ गया 2, सेम का सेम, तीसरा करेंगे अपन z के सापेक्ष, z के सापेक्ष करेंगे तो डेल v अपॉन में डेल z इक्वल टू कितना आ गया, z को फलन मानेंगे, एक्स स्क्वायर अचर है 0 हो जाएगा, 2 अचर है y भी अचर, टोटल अचर, अचर का 0, 3 अचर है लेकिन z क्या है फलन, तो z का 1 हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये लो समीकरण, इसको मान लेते हैं 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण नंबर 3 पुट कर देते हैं, इसके अंदर समीकरण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपने को, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया 2x आई कैप, लेकिन है किसका ये डी वी अपॉन में डी एक्स निकाला है, माइनस साथ में क्या होगा लगेगा साइन इसके, ये रहा माइनस, माइनस का डी वी अपॉन में डी वाई कितना है 2 और ये रहा जे कैप, माइनस का 3 के कैप, ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया, लेकिन इसके साथ में कोई एक आर भी आ गया यानी कि एक्स का मान आ गया, और x का मान अपने को दे रखा है, स्थिति क्या है 1,1,1 यानी कि x y और z का मान कितना दे दिया 1 1, लेकिन y z नहीं है अपने पास, लेकिन x तो है, तो x का मान रख देते हैं 1, तो e का मान कितना आ गया माइनस का 2 आई कैप, माइनस का 2 जे कैप, माइनस का 3 के कैप, अपने को क्या चाहिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो e का क्या कर दो मॉडुलस, तो e मॉडुलस इज इक्वल टू रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर, यानी कि 2 की स्क्वायर प्लस माइनस का 2 की स्क्वायर प्लस माइनस का 3 की स्क्वायर, कितना आ जाएगा e इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 9, ये कितना हो गया 9 8 17 रूट का, और इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, ये क्या आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ जाएगा। स्टूडेंट एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को दे रखा है विभव का मान दे रखा है और आर वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, और अपने को क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, और v की वैल्यू दे रखी है x y और z यानी कि अक्षांश यानी कि 3D के अंदर है ये, और जो विभव है वोल्ट के अंदर दे रखा है, और जो बिंदु दे रखे हैं यानी कि स्थिति दे रखी है बिंदु की, जिस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है वो किस में है मीटर के अंदर दे रखे हैं। तो कुछ भी नहीं, अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यानी कि ई वेक्टर का मान होता है वो क्या होता है माइनस का डी वी अपॉन में डेल एक्स आई कैप, माइनस का डेल वी अपॉन में डेल वाई जे कैप, माइनस का डेल वी अपॉन में डेल जेड के कैप। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए ना आपको आंशिक अवकलन यानी कि सबसे पहले तो अवकलन आने चाहिए, अवकलन में भी आंशिक अवकलन आने चाहिए। तो क्या करते हैं, समीकरण दे रखी है v 6x माइनस 8xy माइनस का 8y प्लस में 6yz, समीकरण दे रखी है, इस समीकरण का अपने को करना है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन करते हैं सबसे पहले x के सापेक्ष, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे ना
तो x को तो फलन मानो, बाकी अचर। ध्यान से देखना, v है तो ये हो जाएगा डेल v अपॉन में डेल x, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, इज इक्वल टू 6 अचर राशि है लेकिन x तो फलन है तो 6x है, x का अवकलन 1, तो ये 6 के साथ में मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा 6 माइनस, आगे चले 8 अचर राशि है, y भी क्या है अचर राशि, 8 भी अचर राशि है, y भी अचर राशि है। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि 10x स्क्वायर है, 10x स्क्वायर है तो 10 अचर राशि है, इसको बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, तो ये कितना हो गया 20x हो जाएगा। इसी प्रकार 8 और y क्या है अचर राशि है, 8 और y तो ये लो अचर राशि हो गया, और x का क्या करना है फलन है, तो x का फलन कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 8y आ जाएगा। आगे चले 8 भी अचर राशि, y को अपन ने अचर राशि मान ली है तो टोटल अचर राशि है और अचर राशि का अवकलन कितना होता है 0, तो ये माइनस का 0। 6 अचर राशि है, y को अचर माना है, z को भी अपन ने अचर माना है। क्यों माना है, क्योंकि अगर अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फलन वाली राशि का ही क्या होगा अवकलन होगा, बाकी राशि चाहे वो 2 है 3 है 4 कितनी भी हो चाहे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही राशि ऐसी होनी चाहिए जिसको अपन फलन मानते हैं और उसी का क्या होगा अवकलन होगा। तो y भी अचर है और z को भी अचर माना है तो टोटल अचर हो गया, अचर का अवकलन 0, तो डेल v अपॉन में डेल x की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 8y। यहाँ से अगर माइनस करना हो अपने को, क्योंकि माइनस में चाहिए ये मान, डी अपन में डी एक्स की वैल्यू निकली है माइनस की चाहिए, तो यहाँ से चलो वो आगे रख लेंगे अपन, ये सिर्फ और सिर्फ डी अपन में डी एक्स है, इतना ही निकालो एक बार। अब y के सापेक्ष करते हैं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो डी अपन में डेल y का फलन मानना है, बाकी अचर राशि है। y को जब फलन मानेंगे तो 6 अचर है, x को अपन ने अचर मान रखा है तो क्या हो जाएगा 0 माइनस का 8 क्या है अचर राशि, x को भी अचर मान लिया लेकिन y तो फलन है, तो y फलन है तो y का अचर, y को अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8x के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8x, 8 अचर राशि x भी अचर राशि लेकिन y तो फलन है, y का फलन का अवकलन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8x से तो कितना हो जाएगा 8x माइनस का 8x माइनस, आगे चले 8 अचर राशि लेकिन y तो फलन है, y का अवकलन 1, 8 के साथ में मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8, 6 ये आगे चले प्लस में 6 अचर राशि है, z भी अचर राशि लेकिन y फलन है तो 6z हो जाएगा, y का 1, तो ये कितना आ जाएगा 6z, यानी कि डेल v अपॉन में डेल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8x माइनस का 8 प्लस में 6z। यहाँ से z के सापेक्ष करेंगे, z के सापेक्ष, z के सापेक्ष करेंगे तो ये कितना आ जाएगा डेल v अपॉन में डेल z, x को अचर माना y को भी अचर माना, x को अचर मानेंगे 6x अचर है टोटल 0, x भी अचर है y भी अचर है 8 भी अचर है टोटल अचर 0, 8 भी अचर है y भी अचर है 0, लेकिन 6 अचर है y भी अचर है लेकिन z तो फलन है, z का 1, 6xy का क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, 6 अचर है y भी अचर है यानी कि ये टोटल अचर, लेकिन यहाँ पे तो z है, जैसे 10x है ये तो अचर है, ये तो बाहर आ जाएगा, x का अवकलन इंटू 1 तो 10 हो जाएगा, तो 6y क्या है अचर है, z क्या हो जाएगा फलन, तो ये कितना हो जाएगा 6y। यहाँ से इसको मान लो कि समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3, और इस समीकरण में E का मान चाहिए अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसके अंदर पुट कर देते हैं समीकरण में, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 8y, लेकिन यहाँ पे माइनस है, 6 माइनस 8y लेकिन अंदर क्या है माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 8y माइनस का 6i कैप, 8 माइनस 6y माइनस से मल्टीप्लाई कर दे 8y माइनस 6i कैप, ये रहा माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको क्या कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 8x प्लस का 8 माइनस का 6z और ये j कैप, माइनस है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6y k कैप, ये आ गया।
अब अपने पास में एक्स वाई और जेड फॉर्म में दे रखे हैं। ये क्या करेंगे, अपने को स्थिति दे रखी है आर वेक्टर की, क्या है 1, 1, 1, यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों के मान कितने दे रखे हैं, 1, 1, 1 दे रखे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, इनके मान रख देते हैं, एक्स वाई और जेड के मान रखें, वाई के स्थान पर 1 रखा, वाई के स्थान पर जब 1 रखूंगा तो वाई का मान 1, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 माइनस 6 2 आई कैप, प्लस एक्स का मान 1, जेड का मान भी 1, 8 प्लस 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 2, 8 प्लस 2 10, ये कितना आ गया 10 जे कैप। 1 रखा एक्स के स्थान पर, जेड के स्थान पर भी 1, तो यहाँ पे भी 8 प्लस 8 16 में से 6 गए 10, माइनस वाई का मान 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से, यानी कि माइनस का 6 के कैप। अपने को क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र का परिमाण चाहिए। विद्युत क्षेत्र का परिमाण चाहिए तो ई का क्या करो, मॉडुलस, ये लो ई का मॉडुलस इज इक्वल टू ब्रेक ये अंडर रूट 2 की स्क्वायर प्लस में 10 की स्क्वायर माइनस का 6 की स्क्वायर, यहाँ से 4 प्लस 100 प्लस में 36 रूट का 140, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√35, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। और किस में आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। इस प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।